हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। लास्ट वीडियो दिखाना, अंडमान निकोबार में कितना हो गया। मैंने आप लोगों को आइलैंड वाला टॉपिक शुरू किया था, राइट? तो चलिए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अंडमान निकोबार का मैप समझाना है आज आप लोगों को, तो चलिए समझाते हैं उसे। ऊपर का भाग पूरा का पूरा अंडमान कहलाता है। नीचे का भाग पूरा का पूरा निकोबार कहलाता है। एक हो गया अंडमान और दूसरा हो गया निकोबार। इनके बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसे कहा जाता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना। नॉर्थ अंडमान जो है, इस पर चोटी पड़ती है जिसका नाम है सैडल पीक। मिडिल अंडमान पर बैरन आइलैंड है। साउथ अंडमान की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इस पर पोर्ट ब्लेयर है। बाकी लिटिल निकोबार पर सोम्पिन जनजाति देखने को मिलती है। इतना ध्यान में रखना। गंगा सागर आइलैंड की बात कर लेते हैं। जो ये गंगा सागर आइलैंड है, ध्यान से सुनना, ये कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। और कहां पर है ये? माउथ ऑफ गंगा। कहां पर है ये? माउथ ऑफ गंगा, यानी कि ये गंगा के मुहाने पर। ये कहां पर स्थित है? गंगा के मुहाने पर स्थित है। आगे अगर मैं बात करूंगा, गंगा सागर आइलैंड किस चीज के लिए फेमस है, तो ये फेमस है होली बाथ इन गंगा। होली बाथ इन गंगा। ये गंगा में धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप में आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूं पहले चैप्टर में। सालसेट की अगर हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। और ये है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। ये हमारे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अब आप, प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो फ्लैट पोर्शन होता है, फ्लैट पोर्शन ऑफ लैंड,
कॉल्ड प्लेन्स। समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। जो समतल भूमि है उसे क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। मैदान हमारे भारत के दो प्रकार के हैं। ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत का मैदान, और इसके बाद में फिर एक है कोस्टल प्लेन्स, इसके बाद है फिर तटीय मैदान। है ना, कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। ध्यान से सुनना, जो तटीय मैदान है इसमें एक तो होता है वेस्ट कोस्टल, पश्चिम तटीय, और एक होता है ईस्ट कोस्टल, पूर्व तटीय। पश्चिम तटीय की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये होता है गुजरात से लेकर गोवा, गोवा से न्यू मैंगलोर, और न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। क्या किस किस नाम से जाना जाता है इसको? यहां कहा जाता है इसको कोंकण कोस्ट, यहां पर कहा जाता है इसको कन्नड़, और यहां कहा जाता है इसको मालाबार। पूर्व तटीय मैदानों में एक होता है आपका उड़ीसा और एक होता है आपका आंध्र। उड़ीसा, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, एक तो है आपका उड़ीसा से आंध्रा तक, और एक है आपका आंध्रा से तमिलनाडु तक। ध्यान से सुनना मेरी बात को, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश वाले को कहा जाता है नदन सरकार, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाले को कहा जाता है कोरोमंडल। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये कहां फैला हुआ है? ये शिवालिक के दक्षिण में फैला है। ये मैदान बनाया किसने? यहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान को बनाने वाली जो नदियां हैं उनमें गंगा आती है, इंडस आती है, ब्रह्मपुत्र आती है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो जो ये मैदानी भाग है हमारे पूरे भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही है? इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे भावर क्षेत्र, भावर के बाद फिर एक आता है तराई, फिर एक आता है बांगर, और फिर एक आता है खादर। ठीक है जी,
भावर क्षेत्र जो है सबसे पहले बनता है, ये सबसे पहला भाग है। और ये कहां बनता है? तो ये बनता है फुट हिल रीजन, फुट हिल रीजन, गिरिपाद क्षेत्र, एकदम पहाड़ी जहां खत्म होती है वहीं। तराई क्षेत्र में पानी भरा रहता है। बांगर में ओल्ड सॉइल होती है, खादर में न्यू सॉइल होती है। जल्दी से नोट करो। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट रिवर्स ऑफ इंडिया। जल्दी से नोट करो। आगे बढ़े। चलिए ड्रेनेज पैटर्न पर आ जाते हैं। देखो ध्यान से क्या होता है ड्रेनेज पैटर्न। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, तसल्ली से डेफिनेशन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। ये है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स नोन एज ड्रेनेज। यानी कि फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो वेल डिफाइंड चैनल से, मतलब एक निश्चित माध्यम से होकर जल का जो बहाव होगा उसी को क्या कहा जाएगा? ड्रेनेज पैटर्न कहा जाएगा। और ऐसा सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अब ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे एक पैरेलल होता है, मतलब नदियां समांतर बह रही हैं। एक होता है फिर ट्रेलिस होता है या जालीदार होता है। एक रेक्टेंगुलर होता है, एक रेडियल होता है। ध्यान से सुनना। अब पैरेलल का तो मतलब समझ में आता है आपको कि पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा भाई? समांतर नदियां बह रही हैं। जालीदार या ट्रेलिस, ट्रेलिस का मतलब क्या होगा? आप देख पा रहे हो कि भाई इसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधा एक वेव फॉर्म में, एक जाल के रूप में। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होगा? एक नदी यूं आ रही है, दूसरी नदी ऐसे यूं आ रही है, या इसमें ऐसे इस टाइप से हो जाएगा। रेडियल का मतलब होता है कि किसी ऊंचे स्थान से पानी का बहाव इस तरह से होना, जैसे नर्मदा और सोन नदी का होता है। तो ये बेसिकली पार्ट होते हैं ड्रेनेज पैटर्न के। यहां पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं आपके सामने, ध्यान से सुनना। सबसे पहला वर्ड जो लिखा हुआ है आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर, यानी नदी का मतलब क्या होता है? नदी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम, नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम, प्राकृतिक धारा, यही नदी कहलाएगी। इसके बाद एक वर्ड होता है नदी बेसिन, एक होता है घाटी, एक होता है ट्रिब्यूटरी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ध्यान से सुनना, बेसिन का मतलब क्या होता है? पहले ट्रिब्यूटरी समझनी पड़ेगी। भाई देखो ध्यान से मेरी बात को, जैसे ये एक नदी जा रही है और जो ये नदी है, इस नदी का एंड हो रहा है फर्दर किसी भी, कहां एंड हो रहा है इसका? इसका एंड हो रहा है किसी भी सी में, बे में, या फिर ओशियन में। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ध्यान से सुनना, इस नदी को क्या कहा जाएगा? ऐसी कंडीशन बनेगी तो इस नदी को हेड स्ट्रीम कहा जाएगा। इस नदी को कहा जाएगा मुख्य धारा। इस नदी को क्या कहा जाएगा? मुख्य धारा कहा जाएगा। और जब ऊपर की तरफ से आकर इसमें एक नदी आकर मिल जाएगी तो इसको कहा जाएगा ट्रिब्यूटरी। इसको कहा जाएगा सहायक नदी। क्या कहा जाएगा इसको? ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी कहा जाएगा। बेसिन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, हेड स्ट्रीम प्लस ट्रिब्यूटरी। ये दोनों जितने एरिया पर अपना जल उपलब्ध कराती है, यानी कि मुख्य नदी प्लस सहायक नदी। मुख्य नदी और सहायक नदी को मिलाकर के जो क्षेत्र तैयार होगा
उसको रिवर बेसिन के नाम से कहा जाना जाएगा। जैसे गंगा नदी अकेली 5 राज्यों में बहती है, बट गंगा की सहायक नदियों को शामिल कर लिया जाए तो टोटल राज्य 15 बैठते हैं। तो गंगा का बेसिन 15 राज्यों में है। गंगा की जो घाटी है, गंगा की जो घाटी है उसे वो कितने राज्यों में है? तो आपका आंसर होगा वो 5 राज्यों में है। घाटी का मतलब होता है रूट ऑफ मेन रिवर। इसका मतलब होता है मुख्य नदी का मार्ग। आगे बात समझ में? सहायक नदी आपको बता ही चुका हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है व्हेन हेड स्ट्रीम डिवाइड, मतलब कि जब मुख्य धारा का विभाजन हो जाता है। तब उसको वितरिका कहा जाता है। पूरा क्लियर है यहां तक? चलिए जी। हमारे भारत की नदियों को बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो हिमालयन नदी और एक होती है पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं उनमें बरस भर पानी रहता है क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो सीजनल रिवर होती हैं क्योंकि उनमें वर्षा का पानी आता है। ये यहां पे डिवीजन कर रखा है इन्होंने पेनिनसुला रिवर के बारे में, जैसे नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती और माही। ये सभी नदियां ऐसी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, जबकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा रिवर पर आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो गंगा रिवर है इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो आपका आंसर होगा गौमुख ग्लेशियर से। उत्तराखंड। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है। कौन कौन से राज्यों में बहती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसमें बीच में एक झारखंड और आ जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? ये इतने राज्यों में बहती है गंगा। बात समझ में आ रही है? गंगा रिवर को नेशनल रिवर माना जाता है। गंगा हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो गंगा रिवर है इसमें डॉल्फिन पाई जाती है और इसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। आपको याद रहे, बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, सेल्फ प्योरिफिकेशन का काम करता है। यानी ऐसे समझ लो क्लोरीन का काम कर रहा है, पानी अपने आप प्योरीफाई होता रहेगा। अगर मैं बात करूंगा गंगा की, ध्यान से सुनना, लॉन्गेस्ट एंड नेशनल रिवर है हमारे इंडिया की, वही मैंने लिख रखा है। और इसको 2008 में गंगा को नेशनल रिवर अनाउंस किया गया था। इसके पीछे कारण था क्योंकि गंगा नदी अकेली भारत के 26% जल क्षेत्र को निर्माण करती है। यानी कि भारत के 26% क्षेत्रफल पर गंगा नदी के पानी का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो गंगा का ये नाम कहां पड़ता है? तो आपको अच्छे से पता होगा। इधर से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा। ये दोनों धाराएं कहां मिल जाती हैं? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने पर ही निर्माण होता है किसका? गंगा नदी का निर्माण होता है। हरिद्वार में गंगा मैदानों पर बहना शुरू कर देती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उसका नाम है घाघरा नदी और सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। दोनों में इस बात का डिफरेंस है कि बड़ी नदी का मतलब होता है सीधा सीधा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और लंबी नदी का मतलब होता है सीधा सीधा जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। गंगा में मिलने वाली जो पहली सहायक नदी है उसका नाम रामगंगा है, और गंगा में मिलने वाली जो अंतिम सहायक नदी है उसका नाम महानंदा है, और सबसे लंबी जो सहायक नदी है उसका नाम यमुना है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें इसका मैप भी आपको मिल जाएगा। बस आप इतने अगर फैक्ट तैयार कर लेते हो तो गंगा से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं।
इंडस रिवर, देखो ध्यान से, इंडस रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो इंडस रिवर कहां से निकलती है? इंडस रिवर निकलती है तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है इंडस रिवर। और याद रखना ये किसका पार्ट है? चेमायुंग ग्लेशियर का। ये किसका पार्ट है? चेमायुंग ग्लेशियर का पार्ट है। जो चेमायुंग ग्लेशियर है उसका हिस्सा है ये। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में जल को लेकर विवादित है और यहां पर 1960 में अगर आपको याद हो तो सिंधु समझौता हुआ था। किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगर मैं लंबाई की बात करूंगा तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है सिंधु की। और अगर आपसे स्टेट पूछे जाते हैं तो ये हमारे भारत के केवल और केवल लद्दाख में बहती है। आगे बात समझ में? उसके बाद फिर कहां बहती है ये? पाकिस्तान में। बात समझ में आ रही है? अगर मैं सहायक नदियों की बात करूंगा, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से सुनना, मैं इसका मैप बना के समझा देता हूं सिंधु का। यहां पर ये ग्लेशियर है, इससे ऐसे यूं नदी निकलती है और इधर जाकर इसका एंड हो जाता है। इस नदी को कहा जाता है क्या? आपका आंसर होगा इंडस। यहां पे ये है बेरीनाग, और यहां से एक नदी निकलती है और यहां आ जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो दो धाराओं के रूप में यहां से यूं चिनाब नदी निकलती है और इसका यहां पर जाकर एंड हो जाता है। तो ये तो झेलम है, ठीक है जी। और ये जो है इसका नाम है चिनाब, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। चिनाब में और क्या खास है? यहां से एक नदी निकलती है ऐसे यूं, और ये जाकर मिल जाती है किस में? चिनाब में। इस नदी का नाम है रावी। तो चिनाब की दो सहायक नदी हुई ना, एक ऊपर से आकर मिल रही है झेलम और नीचे से रावी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां से एक और नदी निकलती है और ऐसे यूं जाकर इसका एंड हो जाता है। एंड दिस रिवर इज कॉल्ड सतलज। इसे कहा जाता है सतलज नदी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सतलज नदी की, तो सतलज नदी यहां से यूं निकलती है और यहां पर जाकर इसका एंड हो जाता है। सॉरी, इस नदी का नाम है ब्यास। मैं अलग से लिख देता हूं रावी प्लस ब्यास। दोनों नदियों का उद्गम जो होता है वो होता है कहां से? रोहतांग पास। ये दोनों नदियां निकलती हैं कहां से? रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। इस जगह पर दो नदियों का संगम हो रहा है, एक तो सतलज का और एक ब्यास का। सतलज और ब्यास का जहां संगम होता है यहां पर बनाया गया है बैराज, और इसे कहा जाता है हरिके बैराज। इस हरिके बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है। बनाओ पूरा जल्दी से, फटाफट से बनाओ। जो लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से कमेंट करें।
आगे बढ़े, चलो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है जी, इसका उद्गम कहां से होता है? अंसी ग्लेशियर से। और ये अंसी ग्लेशियर कहां पर है? कैलाश रेंज तिब्बत में। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। और बहती कहां कहां पर है? तो ये तिब्बत में आती है, तिब्बत से जाती है फिर ये अरुणाचल, इसके बाद जाती है फिर ये असम, और फिर जाती है ये बांग्लादेश। आगे बात समझ में, ये इसका रूट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इस पर बोगीबील ब्रिज बना हुआ है, जो कहां पर है? असम में है। भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो कनेक्ट करता है किसको? असम को किसके साथ? अरुणाचल के साथ। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है, जिसका नाम क्या है? माजुली रिवर आइलैंड है। और 2016 में इस आइलैंड को जिला घोषित किया गया था, और साथ ही साथ इसको गिनीज रिकॉर्ड में शामिल किया गया। आगे बात समझ में, चलिए इसका मैप देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का देखो ध्यान से। यहां से नदी निकलती है, यहां तक पहुंच जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इधर की तरफ से ये सुबनाश्री आकर मिलती है, इधर से धनश्री, और यहां से यूं बराक नदी। ऊपर की तरफ से मानस, इधर से तीस्ता, और ये इधर से गंगा आई जाती है। नाम लिख देता हूं मैं इन नदियों के। यहां से एक नदी और आके मिलती है इसी में, लोहित। इस वाली नदी का नाम है सुबनाश्री, इसका नाम है धनश्री। इस वाली नदी का नाम है बराक रिवर। इसका नाम है मानस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका नाम है तीस्ता, और इस वाली नदी का नाम है पद्मा। ये जो संयुक्त धारा है, ये निर्माण करती है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी,
यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तब आपका आंसर होगा सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है सुबनासिरी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनासिरी। तीस्ता नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। नोट करो फटाफट से। आगे बढ़े, चलो। अब आप हेडिंग डालो नर्मदा नदी। नर्मदा की अगर मैं उद्गम की बात करूंगा तो ये कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। राइट, कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। जो नर्मदा नदी है ये कहां से बहना शुरू करती है? ध्यान से सुनना। एक्चुअल में इसका जो रूट है नर्मदा का, अगर मैं आपसे नर्मदा के रूट की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। नर्मदा का जो रूट है ना, ये कहां से शुरू होता है और कहां तक है? ये शुरू होता है एमपी से। एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद बे ऑफ खंबात। खंबात की खाड़ी में जाकर अंत होता है इसका। और याद रखना, जो खंबात की खाड़ी में जब जाकर अंत होता है इसका, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ एमपी। इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा नर्मदा के बारे में, तो इसमें अगला पॉइंट है नर्मदा के बारे में, मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, क्योंकि निकलती तो है मध्य प्रदेश से और एंड होता है गुजरात में जाके। याद रखना, ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। साफ लिखा हुआ है पासेस थ्रू रिफ्ट वैली। आगे बात समझ में? ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है ये। तो आपसे पूछा जाएगा फिर क्या बनाती है डेल्टा नहीं बनाती? तो आपका आंसर होगा ये बनाती है डेल्टा की जगह पर, आप लिख सकते हो यहां पे, ये बनाती है एस्चुरी। ये बनाती है डेल्टा की जगह पर एस्चुरी बनाती है, यानी कि ये ज्वार नद मुख बनाती है।
आगे बात समझ में। ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 1961 में इस नदी पर एक भाई 1961 में पंडित नेहरू ने देखा कि यहां पर सूखा वाला क्षेत्र है गुजरात और मध्य प्रदेश में। इस बात से निजात दिलाने के लिए यानी सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए क्या किया गया, यहां पर टारगेट रखा गया कि क्यों ना एक काम किया जाए, यहां पर सरदार सरोवर डैम बनाया जाए। क्या बनाया जाए? सरदार सरोवर डैम। आगे बात समझ में। सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन की डिमांड रखी गई। तो सरदार सरोवर डैम जो था, जब इसके कंस्ट्रक्शन की मांग रखी गई तो 1985 और 85 में इसका विरोध शुरू हुआ और 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ताप्ती नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो ताप्ती नदी है वो नर्मदा नदी के समांतर बहती है और भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये डेल्टा बनाएगी? ये भी डेल्टा नहीं बनाएगी, ज्वार नद मुख का निर्माण करेगी। नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा के द्वारा अलग होती है। जैसे ये सतपुड़ा है तो ऊपर की तरफ से तो नर्मदा जा रही है और नीचे की तरफ से ताप्ती जा रही है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों किसके द्वारा अलग होती हैं? तो आपका आंसर होगा सतपुड़ा श्रेणी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसी में तो अगला पॉइंट होगा जो ये आपकी ताप्ती नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 728 किलोमीटर की है। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि जो ताप्ती है, ध्यान से सुनना, जो ताप्ती नदी है इसकी लंबाई है 728 किलोमीटर। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? इसकी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों के नाम क्या क्या हैं? तो आपका आंसर होगा पूर्णा है, अनेर है, पंजारा है। ये नाम है। आगे बात समझ में। चलिए अब आ जाते हैं लूनी नदी पर। अगर मैं लूनी नदी की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, जो लूनी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? अरावली पहाड़ी से होता है। और अरावली पहाड़ी भी कहां पर? अजमेर में। अजमेर में स्थित नाग हिल से होता है। अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से होता है। और जहां लूनी निकलती है वहां इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, वहां इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में याद रखना, गोविंदगढ़ नामक स्थान पर सागरमती और सारस्वती दो नदियां मिलती हैं, तब इसका नाम लूनी पड़ता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो लूनी नदी में हमेशा पानी की कमी रहती है और कक्ष के रन पहुंचते पहुंचते ये रिवर इनलैंड हो जाती है, यानी कि ये नदी गायब हो जाती है, भूमि में गायब हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, इसमें अगला पॉइंट जो लूनी है, ध्यान से सुनना। लूनी में, लूनी का जो वाटर है ना, मैं इसमें लिख देता हूं लूनी में हैविंग सलाइन वाटर। लूनी में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें लवणीय जल पाया जाता है। लूनी नदी में लवणीय जल पाया जाता है। और यह लवणीय जल कहां पर होता है? तो आपका आंसर होगा, ये हो जाता है बालोतरा, बाड़मेर में जाकर। आगे बात समझ में।
अगर आपसे लेंथ पूछी जाती है लूनी की कितनी है, तो 494 किलोमीटर है। अगर पूछी जाती है लूनी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ट्रिब्यूटरी में नाम आता है जवाई नदी का, जवाई नदी, जोजारी नदी, जवाई नदी, जोजारी नदी, है ना। सूकड़ी नदी, गोहिया रिवर, ये सभी सहायक नदी हैं किसकी, लूनी की, राइट। ये सभी क्या है, लूनी की सहायक नदियां हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, माही रिवर पर आ जाते हैं। माही रिवर विंध्याचल पर्वत से निकलती है और याद रखना ऐसे निकलने के बाद यूं ऊपर की तरफ जाती है। इसका रूट है मध्य प्रदेश, यहां पर आ गया। इसके बाद फिर है राजस्थान, ये ऊपर की तरफ चला गया। इसके बाद है फिर गुजरात, ये नीचे की तरफ आ गया। और उसके बाद है फिर अरेबियन सी, वो यहां आ जाएगा। ये रूट हो जाएगा। दिस रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस इन राजस्थान। एक्चुअल में है क्या, जब ये यूं ऊपर की तरफ जाती है ना, तो यहां से जाती है कौन सी लाइन, 23.5 डिग्री लाइन, दैट इज कॉल्ड कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा साबरमती नदी की, बेसिकली और इसमें लिखना चाहो माही नदी में तो आप लिख लेना, जो माही नदी है ना इसकी लंबाई कितनी है, 556 किलोमीटर है। और सहायक नदी ये राजस्थान में एक त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर नामक स्थान पर। और बेणेश्वर कहां पड़ता है, राजस्थान में। यहां पर एक माही, एक सोम और एक जाखम, 3 नदियों का संगम होता है। तो यहां प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। साबरमती नदी पर आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से आपके सामने, जो साबरमती नदी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये नदी कहां से शुरू होती है, राजस्थान और गुजरात में बहती है, राइट। साबरमती का नदी ये उदयपुर में से निकलती है, राजस्थान में से फिर गुजरात में पहुंच जाती है। और जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने इस नदी को मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर अनाउंस किया है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण है। अब आ जाते हैं जी गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये निकलती कहां से है, तो आपका आंसर होगा त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और याद रहे आपको ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट माना जाता है। कौन कौन से राज्य में बहती है, तो महाराष्ट्र में बहती है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बहती है, राइट। ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक ये नदी टोटल 1465 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। इतनी दूरी के साथ ये है लॉन्गेस्ट रिवर, ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, मैंने लिख दिया लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है ये, है ना। एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। एक्चुअल में भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा के बाद गोदावरी है, इसके बाद फिर कृष्णा है। आगे बात समझ में। इसको किस किस नाम से और जाना जाता है, एक तो इसको कहा जाता है ओल्ड गंगा, क्योंकि इसकी बहुत पुराने समय से ही पूजा की जाती है। और इसको कहा जाता है सदर्न गंगा, या फिर इसको कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। क्या कहा जाता है इसको, सदर्न गंगा या गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस नदी का अंत बंगाल की खाड़ी में 2 धाराओं के रूप में होता है, एक गौतमी और एक वशिष्ठ। अगर आपसे इसकी ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है गोदावरी की,
इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजिरा, सबरी, इंद्रावती। ये सभी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, ये सभी सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की। जल्दी से नोट करो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो, अब हम नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं। अगली रिवर का नाम है कृष्णा। कृष्णा रिवर पर आ जाते हैं, देखो ध्यान से। लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर कृष्णा की, और ओरिजिन आप सभी को पता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से होता है। राज्य अगर पूछे जाते हैं तो महाराष्ट्र में बहती है ये, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना में बहती है और आंध्र प्रदेश में बहती है। और याद रखना, इसको लेकर विवाद भी है नदी को लेकर के। आगे अगर मैं बात करूंगा तो जो ये भाई एक्चुअल में होता क्या है, ऊपर से तो जा रही है गोदावरी, नीचे से जा रही है कृष्णा,
तो इस वाले क्षेत्र को केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? वही लिखा हुआ है कि ये केजी बेसिन का निर्माण करती है किसके साथ मिलकर? गोदावरी के साथ मिलकर। और केजी बेसिन में फर्टाइल सॉइल पाई जाएगी क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया, तो इसीलिए केजी बेसिन जो है उसे धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूंगा तो कोयना है इसकी सहायक नदियों में, भीमा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, घाट प्रभा नदी है, मालप्रभा नदी है। राइट, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो दूध गंगा। ये सभी की सभी नदियां जो है क्या है? इसकी सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की। इसके और नीचे और आगे अगर हम नदियों की बात करेंगे तो फिर महानदी आ जाती है। ओके, देखो ध्यान से, महानदी आ जाती है। महानदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि जो महानदी है इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो ओरिजिन होता है इसका सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। भाई ये कहां से निकलती है? तो आपका आंसर होगा महावा पहाड़ी मैं कह रहा हूं महावा, सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। याद रखना, जो महानदी है इसकी घाटी में कोयला पाया जाता है। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनकी घाटी में कोयला पाया जाता है, उनके नाम लिख रहा हूं मैं। 3 नदियां हैं, एक का नाम है गोदावरी, एक का नाम है महानदी, और एक का नाम है तीन नदियों की घाटी में कोयला पाया जाता है। 853 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब महानदी जो है इस पर ध्यान से सुनना, उड़ीसा के संभलपुर में, उड़ीसा के संभलपुर में इस पे हीराकुंड ग्रेविटी डैम बना हुआ है ना, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। 26 किलोमीटर लंबाई है और इसके दोनों कॉर्नर पे जो वॉच टावर हैं उनको, एक को गांधी मीनार और एक को नेहरू मीनार नाम दिया गया है। आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा हीराकुंड डैम जो है वो कहां पर स्थित है? हीराकुंड डैम की अगर मैं बात करूंगा तो हीराकुंड डैम छत्तीसगढ़ में, सॉरी उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है, महानदी पर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी या नदियां हैं, तो आपका आंसर होगा इसमें शिवनाथ आती है, शिवनाथ आती है, पता नहीं क्या क्या नाम लिख रखे हैं, टाइपिस्ट का भी अलग ही दिमाग चलता है। इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन सी नदियां आती हैं इसमें? सहायक नदियों में आता है शिवनाथ, तेल, ओंग, मांड, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब आ जाओ जी कावेरी पे। ठीक है जी, कावेरी पे, कावेरी की अगर मैं बात करूंगा तो इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर लंबाई की बात करूंगा मैं तो 805 किलोमीटर है, और ये कहां कहां बहती है? तो पश्चिमी घाट अर्थात कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और कर्नाटक और तमिलनाडु केवल 2 राज्यों में बहती है। आगे बात समझ में? दोनों राज्यों के बीच नदी जो है वो विवादित है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसी में, ये नदी क्या है? विवादित है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो अब देखो ध्यान से, इसे पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की 12मासी नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनना, अब क्योंकि पश्चिमी कर्नाटक वाला क्षेत्र उठते हुए मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करता है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र लौटते हुए मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करता है, यानी कि पूरे साल इसमें वर्षा होती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस पर शिव समुद्रम नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। शिव समुद्रम नाम से इस पर आइलैंड भी है और शिव समुद्रम नाम से वाटरफॉल भी है। 3 चीज है शिव समुद्रम नाम से। ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूंगा तो अमरावती, अकरावती, कावनी और लक्ष्मण तीर्थरा इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। बात क्लियर है यहां तक? चलिए भाई साहब, बहुत दिक्कत हो रही है आप लोगों को, है ये अब तक हमारा रिवर वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ है।
अब हम लोग नए टॉपिक पर आ जाते हैं रिवर कंप्लीट करने के बाद। टॉपिक का नाम है सॉइल ऑफ इंडिया या क्लाइमेट ऑफ इंडिया। परेशान मत हो, चलो जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं लिखकर समझाऊंगा उसको। क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है इसी को क्या कहा जाएगा, आपका आंसर होगा इसको कहा जाएगा भारत की जलवायु। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, तो इंडिया के क्लाइमेट को कहा जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। भारत की जलवायु को ट्रॉपिकल उष्ण मानसून जलवायु कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, जलवायु का मतलब क्या होता है। जलवायु रिप्रेजेंट करता है एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। गौर से सुनेंगे मेरी बात को। ट्रॉपिकल इंडिया के क्लाइमेट को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां समर में रेन होती है और विंटर कैसा है, विंटर ड्राई है। भाई बारिश सर्दी के मौसम में कम होती है, गर्मी के मौसम में ज्यादा होती है। मॉनसून क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में विंड चलती है जो कि सीजन के अकॉर्डिंग चलती है, राइट। विंड्स ब्लोइंग अकॉर्डिंग टू सीजन, कॉमा कंडक्ट रेनफॉल। आगे बात समझ में, यानी कि पवने ऋतु के अनुसार चलती है। पवने कैसे चलती हैं, ऋतु के अनुसार चलती हैं और वर्षा कराती हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया की क्लाइमेट मॉनसूनी है। आपसे फिर पूछा जा सकता है कि जो मॉनसून होता है, मॉनसून किस भाषा का शब्द है। आप बोलोगे मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है। नलायकों कमेंट करो, अब खुश हो। मतलब सारे टीचर स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाता हूं, मुझे मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो। अब तो खुश हो या अभी भी दिक्कत हो रही है। मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड है और किस वर्ड से बना हुआ है, आपका आंसर होगा मौसम। ये मौसम शब्द से बना हुआ। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि अगर हमें इंडिया के क्लाइमेट को समझना है, मॉनसून को समझना है, तो किसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा हमें, मॉनसून को समझना पड़ेगा हमें सीजन के अकॉर्डिंग। तो हमें इसको समझेंगे सबसे पहले विंटर सीजन में क्या कंडीशन होती है, हम फिर सीखेंगे समर सीजन के बारे में, उसके बाद फिर हम सीखेंगे रेनफॉल सीजन के बारे में, और लास्ट में आएगा फिर ऑटम सीजन। चार सीजन में एक एक करके हम या अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, एक एक करके हम लोग सीजन को डिस्कस करेंगे। मॉनसून को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमेशा याद रखना जो विंड होती है वो किधर चलती है, हाई प्रेशर से चलती है लो प्रेशर की तरफ। और जहां हाई प्रेशर होगा वहां टेम्परेचर लो होगा, और जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बात क्लियर है यहां तक।
मैं पहला सीजन उठाता हूं विंटर सीजन, इसको एक्सप्लेन करता हूं। विंटर सीजन हिंदी में इसी को कहा जाता है शीत ऋतु। विंटर सीजन या शीत ऋतु। भाई इंडिया के मैप पर समझने की कोशिश करना आप लोग, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको बहुत मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। हाँ जी भाई, विंटर सीजन है तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा। नॉर्थ इंडिया क्योंकि स्थल से घिरा हुआ है तो इसका टेम्परेचर होगा लगभग 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। साउथ इंडिया का टेम्परेचर होगा वही 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रेशर तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, यहां प्रेशर हाई हो जाएगा, यहां प्रेशर लो हो जाएगा। विंड चलना शुरू कर देंगे किधर, ध्यान से सुनना। विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, यानी कि पवनें कहां से, उत्तर भारत से कहां, दक्षिण भारत की ओर चलती है। पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती है। जब पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलेंगी तो एक बात बताओ, क्या ये रेनफॉल करा पाएंगी? क्योंकि आपको अच्छे से पता है इधर चारों तरफ स्थल है, और जब चारों तरफ स्थल होगा तो इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी, और जब इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या ये रेनफॉल करा पाएंगी? आपका आंसर होगा रेनफॉल नहीं करा पाएंगी। तो याद रखना, मैं इसमें लिख सकता हूं डू नॉट कंडक्ट रेनफॉल। क्या ये रेनफॉल कराएंगी? तो आपका आंसर होगा वर्षा नहीं कराती है। हमें एक पॉइंट पता चल गया कि भाई जब विंटर सीजन होगा यानी कि शीत ऋतु होगी तो शीत ऋतु में मॉनसून के कारण वर्षा नहीं होगी। आप बोलोगे जी वर्षा तो होती है, लेकिन यह भी तो गंभीर मुद्दे की बात है। जिस टाइम पर, ध्यान से सुनना, यहां पे प्रेशर हाई होता है, यहां लो होता है, हवाएं यूं चल रही होती हैं, उसी दरमियान भारत के नॉर्थ वेस्ट में एक सागर स्थित है जिसे कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। मैं शॉर्ट में मैडी सी लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड भूमध्य सागर। उसी दरमियान जो भूमध्य सागर है यहां पर अत्यंत उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। तो आप ऐसे समझ लो कि यहां P प्लस है और यहां मैं लिख देता हूं P डबल प्लस, मतलब इससे भी ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में यहां से आर्द्रता युक्त हवाएं चलती हैं। कहां पे चलती हैं सर? ये हवाएं चलती हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, और जब ये हवाएं इधर चलती हैं तो यहां रेनफॉल कराती हैं और यहां भी रेनफॉल कराती हैं। इन हवाओं को क्या कहा जाता है? ये साइक्लोनिक टाइप की विंड होती है जिसे कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहा जाता है इसी को? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो रेनफॉल होगी वो किसके कारण होगी? रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। मैं लिख देता हूं
इन विंटर रेनफॉल caused by वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो रेनफॉल होती है ये कहां कहां होती है? ये होती है उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, और होती है राजस्थान। याद रखना, फिर से कह रहा हूं कि भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, उसमें मानसून का कोई योगदान नहीं है। उसमें योगदान है सिर्फ एक का, उसका नाम क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कमेंट करो। शरुण, आपका सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था, अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बताओ जल्दी से, अब तो खुश हो। हम्म। आगे बढ़े, दूसरे सीजन पर पहुंच जाएं। चलिए जी, अब बात करते हैं समर सीजन की। समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु। समर सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। समर सीजन में क्या होगा आपको भी पता है, नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ड्राई एंड वार्म विंड। स्टार्ट ब्लोइंग। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में शुष्क और गर्म पवनों का संचरण होता है। गर्म पवनों का संचरण होता है। इससे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसी टाइम पर एक विंड चलती है जिसे लू कहा जाता है। तो लू सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चलती है, और लू के कारण टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। बट अगर कहीं से भी लू और ह्यूमिडिटी दोनों मिक्स हो जाते हैं, आगे बात समझ में, लू और आर्द्रता दोनों अगर मिल जाते हैं तो इसके कारण स्टॉर्म रेनफॉल होता है। इसके कारण फिर तूफानी वर्षा होती है। इसके कारण क्या होता है? तूफानी वर्षा होती है। और इस तूफानी वर्षा को कहा जाता है, इसे काल बैसाखी कहा जाता है। क्योंकि ये गेहूं की फसल को बर्बाद करती है। इस टाइम पर जो रेनफॉल होती है इसे कहा जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल। इसे क्या कहा जाता है? इसे अग्र मानसून
वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसे प्री मानसून रेनफॉल या अग्र मानसून वर्षा के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनना, ये रेनफॉल असम में अलग नाम से जानी जाती है। ठीक है जी, यहां पर बोला जाता है इसको टी शावर, है ना। कर्नाटका में इसको कहा जाता है कॉफी शावर। महाराष्ट्र में कहा जाता है इसको मैंगो सावर। केरल में कहा जाता है इसी को फूलों वाली वर्षा। और जो ये प्री मानसून रेनफॉल है सबसे पहले कहां होती है, तो तब आपका आंसर होगा ये होती है सबसे पहले अंडमान निकोबार में। नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो। हाँ जी, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मॉनसून सीजन की, कि यहां पर अगर मॉनसून सीजन होगा तो क्या होगा, राइट। चलिए, यानी कि रेनफॉल सीजन। रेनफॉल सीजन, ठीक है।
इस टाइम पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऐसे समझ लो। यहां पर है अरेबियन सी, और ये है नॉर्थ इंडिया। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। तो यहां से विंड ऊपर की तरफ चलती है, मतलब यहाँ पे इस स्थान की ओर अट्रैक्ट होती है। इन्हीं को मॉनसून कहा जाता है, और यही रेनफॉल कराती हुई जाती है। आगे बात समझ में? तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, इस कंडीशन में क्या होता है रेनफॉल सीजन में। मॉनसून विंड स्टार्ट blowing from इंडियन ओशियन टू नॉर्थ इंडिया। सही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मानसूनी पवनें हैं मानसूनी पवनें हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं ये? उत्तर भारत की ओर जाती हैं। अब ध्यान से सुनना, जब ये उत्तर भारत की ओर जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इनको कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है अराइवल मॉनसून। उठता हुआ मानसून। आपसे अगर ये पूछा जाता है क्या ये रेनफॉल कराता है, आप बोलोगे बिल्कुल कराता है। कितनी कराता है? टोटल रेनफॉल का 75% जो रेनफॉल होती है ना, वो इसी के कारण होती है। अब ध्यान से सुनना, अराइवल मॉनसून कहा जाता है, और ये कब आता है? आप लिखोगे सर ये आता है फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये आता है जून के प्रथम सप्ताह में। एक मॉनसून की ब्रांच यहां टकराती है, दूसरी यहां, तीसरी यहां। एक ब्रांच यहां टकराती है और एक जाती है इधर ही। मतलब दो तरफ से मॉनसून एंटर करता है इंडिया में। और कैसे एंटर करता है उस चीज को मैं लिखता हूं। एक तो है अरेबियन सी,
ये एक है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में एक हिट करता है वेस्टर्न घाट को, फिर करता है सेंट्रल इंडिया को, और फिर करता है गुजरात और पंजाब को। और जो बंगाल की खाड़ी वाला है ये एक बार हिट करेगा मेघालय को, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा और पंजाब। ये कंडीशन होती है। ठीक है जी, आगे बात समझ में? मतलब यहां जो रेनफॉल होगी ना, अब देखो मेघालय है, ये मेघालय है, तो मेघालय में कहां का मानसून वर्षा कराता है? बंगाल की खाड़ी का। और आप एक चीज और नोटिस करो, मैंने पंजाब यहां भी लिख रखा है, मैंने पंजाब यहां भी लिख रखा है, यानी पंजाब ऐसा राज्य है जहां दोनों तरफ के मानसून से वर्षा होती है। बात क्लियर है यहां तक? पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते। पंजाब ऐसा राज्य है जहां दोनों तरह के मानसून से वर्षा होती है। ओके ओके। पवनें जो है उत्तर पूर्व से किधर चलेंगी? दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी। ये पवनें क्या करती हैं? रिसीव वेपर या मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, है ना? ये क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी से ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं।
और बंगाल की खाड़ी से जब आर्द्रता ग्रहण करेंगी तो रेनफॉल कहां कराएंगी? तो आपका आंसर होगा, इसके कारण रेनफॉल होगी ईस्टर्न घाट पे। ये पूर्वी घाट पर वर्षा कराती है। बोर्ड पर देखो ध्यान से। इनका जो डायरेक्शन होगा इधर से यूं चलेंगे, और ये है आपका पूर्वी घाट, यहां पे वर्षा कराएंगे। अब याद रखना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कहां कहां वर्षा होती है? अक्टूबर के महीने में वर्षा होती है उड़ीसा में। नवंबर के महीने में वर्षा होती है आंध्र प्रदेश में। दिसंबर के महीने में वर्षा होती है तमिलनाडु में। यानी सबसे लास्ट में वर्षा तमिलनाडु में होती है। आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? हाईएस्ट रेन। हाईएस्ट रेनफॉल होती है मौसिन राम, मेघालय में। और अगर पूछी जाती है लोएस्ट रेन कहां होती है, तो लोएस्ट रेन होती है लेह में। चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब बताओ कौन सा चैप्टर कराऊं, एग्रीकल्चर वाला या कौन सा? हम्म बताइए, एग्रीकल्चर वाला पढ़ाएं? चलो हेडिंग डालो। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कृषि। ठीक है, अगर मैं भारत की कृषि की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, हमारा इंडिया क्या है? इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो हमारा इंडिया है वो क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 55% से भी ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ये जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि प्रधान देश है। अब बात करते हैं कि जो हमारा इंडिया है, यहां हमारे इंडिया में बिना शेड्यूल की क्लास चल रही है क्या? तुम लोग ऐसे ही हो, किसी की सुनने से मतलब नहीं है। बे टम्पू इंसान, एक बार नोटिफिकेशन देख। सारे बच्चों पे नोटिफिकेशन भिजवा दिया था और बच्चों ने आ भी गई, क्लास भी अटेंड किया। बकवास मत झाड़, क्लास कर ले चुपचाप। भारत में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। रबी की फसल, आपसे पूछा जाएगा इसको कब बोया जाता है, और कब काटना। अक्टूबर नवंबर में, और काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल में। ये जो क्रॉप है ना, रबी क्रॉप, ये होती है इरिगेशन क्रॉप। ये है सिंचाई वाली फसल। हमारा नया बैच 5 सितंबर को आ रहा है। अब कमेंट मत करना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? वीट, ग्राम, है ना? वीट, ग्राम, बार्ली मतलब कि गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, आलू है। नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ की फसल, इसको कब बोया जाता है? और कब काटा जाता है? इसको बोया जाता है जून जुलाई में, और काटा जाता है इसको अक्टूबर नवंबर में। इसमें कपास की खेती होती है, इसमें तंबाकू की खेती होती है ना? राइस है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है,
ग्राउंडनट है, मक्का है। जल्दी से नोट करो। हो गया? जायद की फसल को कब बोया जाता है? काटा कब जाता है? जून में। एग्जाम्पल क्या क्या था इसमें? हरी सब्जी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको? एक एक करके इन सभी फसलों के बारे में पढ़ना है, किसके प्रोडक्शन कहां ज्यादा हो रहा है। समझ रहे ना? हेडिंग डालो राइस। ये है मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। हमारे भारत की मुख्य खाद्य फसल है। ये क्या है? हमारे भारत की मुख्य खाद्य फसल है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा तो इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है। और अगर इंडिया में पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा इंडिया में होता है पश्चिम बंगाल में, यूपी में, उसके बाद आंध्रा में। और पश्चिम बंगाल में आपको याद रहे एक साल में 3 फसलों का उत्पादन होता है। अमन, ओस, बोर। 3 फसल एक वर्ष में, एक साल में 3 फसलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा जो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट लिखोगे वीट, यानी कि गेहूं। गेहूं है सेकंड मेजर फूड क्रॉप। प्रोडक्शन अगर पूछा जाता है आपसे गेहूं का तो सबसे ज्यादा चाइना में होता है। इंडिया में अगर आपसे पूछा जाता है तो यूपी में होता है। मध्य प्रदेश, सॉरी, यूपी के बाद पंजाब में होता है, एमपी में होता है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से हरित क्रांति लाई गई थी। और हरित क्रांति के बारे में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा गेहूं के बाद तो फिर मक्का पर आ जाओ। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन यूएसए में होता है और इंडिया में होता है कर्नाटका में। पता है आपको? मक्का के बाद में बाजरा। बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया में होता है।
और इंडिया में कहाँ होता है? तो राजस्थान। ठीक है। जूट सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। इंडिया में कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट के बाद और पोटैटो, आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत, और भारत में यूपी। दालों का उत्पादन करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है, और भारत में कौन? एमपी। एक बार में इतने लपेट दिए, देख लो। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, देखो ध्यान से। अब आप नेक्स्ट लिखो, पीनट्स। चाइना करता है सबसे ज्यादा, इंडिया में गुजरात करता है। कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना, और इंडिया में कौन करता है? गुजरात। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना करता है, इंडिया में कौन करता है? असम। कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है, और इंडिया में कौन करता है? कर्नाटका। नोट करो। अमन, ओस और बोरो फसलों के नाम हैं, और आप याद रखना, पश्चिम बंगाल में एक साल में 3 फसलों का उत्पादन होता है। आज सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। नो, आज खत्म नहीं होगा मेरे भाई पंकज। जो सिलेबस फिनिश होगा वो होगा, एक दो क्लास का और रह गया, क्योंकि इसके बाद सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, ये 3-4 चैप्टर रह गए। तो मैक्सिमम 2 क्लास में खत्म कर देंगे, है ना।
चलो इतना ही रखें आज, क्योंकि क्लास भी तो होनी है, फालतू में चैप्टर उड़ जाएंगे हवा में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो करा दूंगा। चलो मजे करो, ठीक है, मंडे को क्लास लूंगा मैं। ओके, बाय बाय।